विजय की माँ, अभी तबीयत कैसी है विजय की? बुखार कुछ कम हुआ या नहीं? विजय के पापा, इसका बुखार तो जरा भी कम नहीं हो रहा है। शरीर भी आग की तरह तप रहा है। बहू, तुमने विजय को समय पर खाना और दवाई खिला दिया था ना? हाँ पापा जी, मैंने समय पर खाना और दवाई दोनों खिला दिया था। शादी से पहले तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के बाद से ही पता नहीं क्या हो गया है मेरे बेटे को। तबीयत हमेशा खराब रहने लगी है, जबकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तुम सही कह रही हो विजय की माँ। हमारे विजय को अब तक बस छोटी मोटी बीमारियां ही होती थी और वो डॉक्टर की दवाई से 2 दिन में ठीक भी हो जाता था। लेकिन इस बार समझ नहीं आ रहा है कि उस पर कोई दवा असर क्यों नहीं कर रही, जबकि हमने हमारे बेटे को कहां कहां नहीं दिखाया। एक से एक बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन पता नहीं हमारे बेटे को ऐसी कौन सी बीमारी ने जकड़ लिया है कि वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर, तुम चिंता मत करो, भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक होगा। हो ना हो, शादी में ही किसी की काली नजर लग गई है मेरे बेटे को। अगर ऐसा ही है तो भगवान करे नजर लगाने वाले के शरीर में मोटे मोटे बड़े बड़े कीड़े पड़े, उसके पूरे खानदान में आग लगे। बिंदु, शांत हो जाओ। गुस्सा करके तुम भी बीमार पड़ जाओगी। तुम्हारा बीपी बढ़ा हुआ है। मेरा बीपी बढ़े या घटे, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मुझे बस अपने बेटे की चिंता है। आप एक काम कीजिए, गुरुजी को फोन करके बुलाइए। अब वही हमारे बेटे को ठीक कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी। कहना क्या गुरुजी, बस यूं समझ लीजिए चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब है गुरुजी। बस आप अपने चरण हमारे घर रख दें तो शायद कोई कृपा हो। जी जी गुरुजी, प्रणाम। क्या कहा गुरुजी ने? गुरुजी यहीं पास वाले घर में आए हुए हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो, सब ठीक होगा। शुक्र है भगवान का जो गुरुजी पास ही में है। इस बीमारी ने तो मेरे बेटे की हालत ही खराब कर दी है। माँ जी, रोइए मत, गुरुजी आ रहे हैं ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, देखिए ना मेरे बेटे को, क्या हो गया है इसे। गुरुजी, हमने जब से अपने बेटे की शादी कराई है तब से ही इसकी तबीयत बहुत खराब है। हमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन हमारा बेटा ठीक ही नहीं हो रहा। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। बीमारी का कारण और निवारण दोनों मिल गए हैं। कारण क्या है गुरुजी? कारण है तुम्हारी बहू का मांगलिक होना। अब यदि तुम्हें अपने बेटे को हमेशा के लिए ठीक करना है तो तुम्हें अपनी बहू की शादी बरगद के पेड़ से करवानी होगी। गुरुजी, मैं अपने पति की जान बचाने के लिए बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हूँ। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा, ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। गुरुजी, अब तो हमारा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। माँ की कृपा से तुम्हारा बेटा अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। वो रहा। माँ, पापा, देखिए मैं बिल्कुल ठीक हो गया। मैं ठीक हो गया। बेटा, जा गुरुजी से आशीर्वाद ले ले। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे नया जीवन दान दिया। आप नहीं होते तो मैं कभी ठीक नहीं होता। धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पत्नी का करो बच्चा, जो बिना किसी प्रश्न के तुम्हारे खातिर बरगद के पेड़ से शादी करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे भाग्य में मांगलिक से ही शादी होना लिखा था,
लेकिन इसके भाग्य में सदा सुहागिन लिखा था। इसी के भाग्य से तुम बचे हो। कोई और लड़की होती तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित थी। संध्या, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो गए, मेरे लिए यही बहुत है। हमारा बेटा बहुत भाग्यशाली है जो उसे संध्या जैसी बीवी मिली। और बहू पाकर हम दोनों भी। हमारी शादी को 1 महीना हो गया है, अब घूंघट की क्या जरूरत। माना कि हमारी शादी को 1 महीना हो चुका है, लेकिन ये मत भूलिए कि हम अभी तक एक नहीं हुए हैं। कोई नहीं, आज एक हो जाते हैं। विजय, विजय, ये क्या हो रहा है आपको? विजय! विजय, बचाइए, बचाइए मुझे! संध्या, 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 संध्या! हेलो, हेलो गुरुजी, जी, जितनी जल्दी हो सके हमारे घर आ जाइए। विजय, बचाइए मुझे, बचाइए! माँ जी, पापा जी, बचाइए मुझे! कोई तो बचाओ! बहू, बिंदु हमारी बहू। संध्या बहू, पापा जी, बचाइए मुझे! माँ जी, बचाइए मुझे! अजी, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी बहू के साथ अनर्थ हो जाएगा। हाँ, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। बचाओ! बिंदु, बिंदु बचाओ हमें, बचाओ! बचाओ! बिंदु! माँ, पापा, संध्या! विजय बेटा, हमें बचाओ! हमें बचा लो बेटा, बचाइए हमें! आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी छुड़ाता हूँ आप लोगों को। माँ, पापा! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। अलख निरंजन। गुरुजी, मुझे बचाइए! बचाओ! अलख निरंजन, जय माँ काली कंकाली, तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्रीं फट फट स्वाहा। भाग जाओ, भाग जाओ! सामने आओ, आओ सामने। कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? क्यों परेशान कर रहे हो इस बच्ची को? आज जब तक तुम इसकी शादी इस पेड़ से करा रहे थे, तब मैं इसी पेड़ पर था।
इसलिए इसकी शादी मुझसे भी हुई है। अब ये मेरी पत्नी है, इससे मेरी शादी हुई है। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। अपने साथ ले जाऊंगा। तू एक शैतान है और जिसे तू अपनी पत्नी कह रहा है वो एक इंसान, और एक शैतान की पत्नी इंसान कभी नहीं हो सकती। छोड़ दे इसे, छोड़ दे। अब मैं इसका साथ 100 जन्मों तक नहीं छोड़ूंगा। अलख निरंजन जय मां काली कंकाली तेरा वचन न जाए खाली। ओम ह्रीं क्लीं फट फट स्वाहा। तुम दोनों का कल्याण हो। हमें बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। लेकिन माँ और बाबूजी। जीवन और मरण सब ऊपर वाले के हाथ में है बच्चा। सबका जाना निश्चित है। तुम दोनों अब आगे की सुध लो। पर आप वापस कैसे आ गए गुरुजी? हमारा तुम लोगों से आत्मा का मिलन है बच्चे। तुम्हारी तकलीफ का एहसास मुझे हो गया था, इसलिए मैं वापस आ गया। ईश्वर तुम दोनों का कल्याण करे। अलख निरंजन। आकाश अपने कंपनी का सबसे तेज और एक्सपीरियंस प्रोजेक्ट मैनेजर रोज की तरह अपने काम में लगा है। लेकिन आज का दिन जरा खास है। आज उसके फोन की घंटी बस बार बार बज ही रही है। क्यों दोस्त आकाश, आज का क्या प्रोग्राम है? कैसा प्रोग्राम दोस्त? सामने काम है इतना, घर भी जा पाऊंगा या नहीं पता नहीं। बोल अभिनव। हैप्पी बर्थडे मेरे शेर, कैसा है यार? ओहो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। याद से कॉल कर लिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसा है? बस कट रही है यार। अच्छा सुन, बस फिर दिन भर आकाश को बर्थडे विश करने के लिए कॉल आते रहे। एक तरफ काम शुरू था और दूसरी तरफ फोन पर औरों से बात करना। थका हारा आकाश अब काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल रहा है। करीबन 11 बज रहे थे और रास्ते पर काफी सन्नाटा था। कार पार्किंग में लगाकर आकाश अपने लैच से दरवाजा खोलता है। उसके कदम वहीं थम जाते हैं। अंदर इजी चेयर पर कोई बैठा होता है। आकाश लाइट्स जलाता है। हैप्पी बर्थडे आकाश। अंदर कैसे आया? वास के नीचे चाबी है, ये कैसे पता चला तुझे? रॉकी, विनीत, सोहन, अभिनव और आकाश स्कूल के जमाने से ही जिगरी दोस्त हैं। आज तक इनकी दोस्ती टिकी हुई है और मजबूत है। इसीलिए तो रॉकी को अंदर देखकर आकाश को हैरानी नहीं हुई। बस आज यहाँ मिलना था तो अंदर आने का रास्ता भी निकल आया। तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। रॉकी। जैसे ही आकाश रॉकी के पीछे पीछे किचन में जाने की कोशिश करता है, दूसरा एक दोस्त किचन से बाहर आता है। विनीत, तू भी? ये सब क्या है? हैप्पी बर्थडे आकाश, तुम्हें विश करना था तो आ गए। लेकिन ये सब खून वून कैसा? अरे छोड़ो, अभी वक्त है तो मिल लो, क्या पता कल क्या हो जाए। विनीत की ऐसी बातें सुनकर आकाश जरा सा चिढ़ जाता है। वो अंदर किचन में जाता है तो उसे रॉकी कहीं दिखाई नहीं देता। वो यहाँ वहां देखता है, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। आकाश दरवाजा खोलता है। सोहन, तुम बाहर कैसे? इनके साथ अंदर नहीं आए? ये तुम्हारा गिफ्ट कार में रह गया था, वही लाने गया था।
हैप्पी बर्थडे आकाश। अरे थैंक्स, आजा अंदर आजा। ये लाल कलर कहां से ले आए इतनी रात को? देखो अब मजाक बहुत हो गया। आए हो तो पार्टी वार्टी करते हैं, हंसते हैं। बस करो अब ये सब नाटक। नाटक कैसा दोस्त? हम नहीं रुक सकते, हमें जाना होगा। तुमसे मिले, विश किया, अब चलने का समय आ गया है। अरे ये रॉकी कहां गया? केक काट लो आकाश, ताकि हम लौट सकें। हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। मतलब? हमें ज्यादा रुकने की इजाजत नहीं है। रॉकी, विनीत और सोहन की इन बातों से पहले तो आकाश की हंसी निकलती है, लेकिन जैसे जैसे उन चारों की बातें आगे बढ़ती हैं तो आकाश के चेहरे पर गुस्सा छलकने लगता है। इतने में कैंडल्स लाने विनीत किचन में जाता है। तब आकाश को फर्श पर उसके पैरों के ऐसे निशान दिखते हैं मानो वो किसी के बहते हुए खून के ऊपर चलकर आया हो। ये देखकर आकाश का गुस्सा बढ़ जाता है। देखो अब बहुत हो गया, जल्दी से अपना ये नाटक बंद करो और हमेशा की तरह बात करो। अब हमेशा की तरह बातें कभी हो नहीं पाएंगी आकाश। आओ केक काट लो, हमें निकलना है। बस हुआ। अभिनव का फोन आया था मुझे सुबह। उसने बताया कि तुम लोगों ने आज ये घोस्ट प्रैंक करने का प्लान किया है, तो अब ये सब करके कोई फायदा नहीं है। चलो पहले तो अपना मुंह और ये शर्ट्स वगैरह धोकर आओ, केक काटेंगे। ये कहकर आकाश हंसने लगता है, लेकिन बाकी तीनों के चेहरे से मानो हंसी गायब ही है। सोहन कहकर कि पहले केक काट लो फिर बात करेंगे। आकाश अंधेरे में ही कैंडल्स बुझाकर केक काटता है। हैप्पी बर्थडे टू यू का तीनों का गाया हुआ सॉन्ग उसे सुनाई देने लगता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। इतने में उसके फोन की घंटी बजती है और फोन उठाता है। बोल अभिनव। हाँ तू कहाँ है? नहीं आया मतलब? क्या हुआ? अरे ये तीनों तो मैंने ये बताने के लिए फोन किया है कि वो तीनों अब कभी नहीं आएंगे। तुम्हारे घर से थोड़ी दूर ही उनका कार में एक्सीडेंट हो गया। कोई नहीं बचा तीनों में से आकाश, कोई नहीं बचा। व्हाट? जैसे ही आकाश पीछे मुड़ता है तो उसके सारे दोस्त वहां से गायब हो जाते हैं। वहां उसे कोई नहीं दिखता और जो फर्श पर खून के पैरों के निशान थे वो भी गायब हो जाते हैं। वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसके बर्थडे का वो केक रह जाता है और इसे देखकर आकाश बहुत भावुक हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि अपने दोस्तों की कदर करो, क्योंकि कब आपको जिंदगी में कौन कहां छोड़ के चला जाए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये कहानी है जमशेदपुर की। जमशेदपुर में एक झुमरी महल था जिसे लोग भूतिया महल के नाम से भी जानते थे। वहां के लोगों का कहना है कि झुमरी महल में किसी औरत का साया छत पर घूमता है। यहां तक कि लोगों को चिल्लाने की आवाज भी आती है, जिस वजह से लोग 8 बजे के बाद झुमरिया महल के आसपास भी नहीं जाते थे। फिर कुछ सालों बाद झुमरिया महल में एक घटना घटी। 3 लोग अपनी कार से जा रहे थे, पिंटू, राजू और रानी। ये लोग अपना रास्ता भटक गए। पिछले 1 घंटे से सही रास्ता ढूंढ रहे थे। रात होती ही जा रही थी। तभी राजू की गाड़ी को झटका लगा और झुमरी महल के सामने आकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी बंद हो गई। क्या यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया। वाओ, देखो क्या महल है। मैं तो बोलती हूँ इसी महल में रुक जाते हैं। पागल है क्या? कितना डरावना लग रहा है। फट गई क्या? मेरी 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 क्यों फटेगी? अरे चलो, यहाँ रुकना है ना तो यहीं रुकते हैं।
मुझे तो ये महल डरावना नहीं बल्कि रोमांटिक लग रहा है। ऐसे पुराने महल में रोमांस करने का अलग ही मजा है। धत, अगर अब तुम दोनों लव बर्ड्स की बातें खत्म हो गई हो तो अंदर जाकर देखें। तीनों महल की ओर बढ़ते हैं। मेन गेट से अंदर आते ही गेट बंद हो जाता है। ये देखकर पिंटू डर के मारे कांपने लगता है। तुम लोग अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ये तेरा ससुराल नहीं है, ऐसे अकेले कहाँ जा रहा है? सुसु करने। वहां भी साथ आओगे क्या? जा जा। राजू और रानी एक कपल थे जिनकी बहुत जल्द शादी होने वाली थी। पिंटू दोनों का क्लोज फ्रेंड था। पिंटू झाड़ियों के बीच चला गया पेशाब करने। तभी उसका ध्यान सामने की ओर गया। तभी उसे दिखाई दिया कि एक परछाई छत पर घूम रही थी। अब उसका डर और बढ़ गया। वो दौड़ते हुए अपने दोस्तों के पास गया। यहाँ महल के अंदर राजू और रानी मेन हॉल में पहुंच चुके थे। उन्हें दिखाई देता है कि पिंटू पहले से सोफे पर बैठा है। अबे कमीने, तूने तो हमें डरा ही दिया। इतनी जल्दी अंदर कैसे आ गया? पिंटू कुछ नहीं बोलता है, वो वहीं बैठा रहता है। राजू और रानी महल की सीढ़ियां चढ़ने लगे और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जो सोफे पे बैठा है वो पिंटू नहीं बल्कि कोई और है। सोफे पर बैठा पिंटू उन दोनों को घूरता जा रहा था। रानी, एक किस तो दे। हाथ छोड़, कोई देख लेगा। यार, यहाँ कौन देखेगा? भूल मत, यहाँ पिंटू भी है। किस विश शादी के बाद। यार, कम से कम एक हक तो दे। रानी राजू को गले लगाती है। रानी की नजर पिंटू पे जाती है। पिंटू रानी को डरावनी नजरों से देख रहा था। पिंटू की आंखें लाल हो चुकी थी। रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी। क्या हुआ रानी? रानी पिंटू की तरफ इशारा करती है। राजू उस तरफ देखता है पर वहां कोई नहीं होता। राजू पीछे मुड़ता है तो रानी भी गायब हो गई होती है। रानी, रानी! राजू यहाँ वहां रानी को ढूंढ रहा है और ढूंढते हुए छत की ओर बढ़ता है। छत पर राजू की नजर रानी पर जाती है। वो गिरने ही वाली होती है कि राजू उसे पकड़ लेता है। तू पागल है? अभी छत से नीचे गिर जाती तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई रानी का हाथ पकड़ने की? तू मुझे डरा रही है? रानी के शरीर में झुमरिया महल की रानी घुस गई थी। हाथ छोड़ मेरा। नहीं तो क्या करेगी? बोलना। मुझे डरा रही है आवाज बदल के? रानी ने राजू का गला पकड़ के हवा में उठा लिया। राजू का दम घुटने लगा। रानी की आंखें लाल थी, उसके बाल उड़ रहे थे और वो अब किसी भूतनी से कम नहीं लग रही थी। तूने इस महल की रानी का हाथ पकड़ा, इतनी गुस्ताखी। इस गुस्ताखी की सजा तुझे जरूर मिलेगी। तभी छत की दूसरी तरफ से पिंटू ने जोर से चिल्लाया। राजू! पिंटू की चीख से रानी ने राजू का गला छोड़ दिया और वो खुद बेहोश हो जाती है। भाई, भाई चल यहाँ से। लगता है रानी किसी काले साये के वश में है। नहीं यार, तू रुक, मैं रानी को देखता हूँ। भाई नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से निकलते हैं। वो मुझे मारने वाली थी। वो तुझे भी मार देगी। वो हमारी रानी नहीं है, वो कोई और है। पिंटू डर डर के रानी के पास गया। रानी को उठाने लगा। पिंटू देखता है कि रानी सांस नहीं ले रही है। राजू देख, रानी सांस नहीं ले रही है। उस काली शक्ति ने रानी को मार दिया। पिंटू और राजू दोनों एक साथ रोने लगे। तभी छत का दरवाजा अपने आप जोर जोर से पटकने लगता है। ये देख के राजू पिंटू के रोंगटे खड़े हो गए और तभी रानी अचानक से जिंदा हो गई। मुझे बचाओ, बचाओ! वो
वो मुझे मार देगी, मार देगी। हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। हाँ, जल्दी चलो। तीनों एक साथ हाथ पकड़ के और डरे डरे झुमरिया महल की सीढ़ियां उतर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, कुछ भी हो जाए पीछे मत देखना। वो लोग जैसे ही नीचे पहुंचे, महल का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हम मारे जाएंगे। कुछ नहीं होगा हमें, मुझे पता है नीचे से एक रास्ता बाहर की तरफ जाता है, हम वहां से अपनी कार लेके चले जाएंगे। शांत रहो, शांत रहो। नहीं, वो काला साया हमें मार देगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बच सकते हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए। पिंटू सबको महल के पिछले दरवाजे से बाहर ले जा रहा था। उन्हें पता नहीं था कि उनका पीछा काला साया कर रहा था। तीनों सही सलामत महल के बाहर पहुंच गए। तभी वो काला साया रानी के पैर पकड़ के खींचने लगा। बचाओ, बचाओ, बचाओ। पिंटू और राजू पीछे मुड़े बिना ही रानी को अपने साथ खींचकर कार की ओर ले गए। जैसे तैसे वो लोग झुमरिया महल के गेट के बाहर निकले। तुम लोग कार में बैठो, कार में चलाता हूं। कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। झुमरिया महल से हर तरह की आवाजें आ रही थी, हंसने की, रोने की, चिल्लाने की। हर तरफ से इतना शोर होने के चलते राजू के कान से खून निकलने लगा। और तभी कार स्टार्ट हो गई। हम बच गए, भगवान का शुक्र है। कार चलती जाती है। कार के साइड मिरर में दिखाई देता है महल के झाड़ियों में पिंटू की लाश पड़ी होती है। तू तो बोल रहा था तुझे कार ड्राइव करने नहीं आती है। फिर पिंटू ने अपना सर अगले दिन झुमरिया महल के पास कार एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौत। ये आदमी बहरा है या नशे में है? अबे ओ पागल, मरना चाहता है क्या? बीच रोड से हट जा वरना ट्रक चढ़ा देंगे। अबे सुनाई नहीं दिया क्या? कालिया, ये पक्का बहरा है, जा सामने से हटा करा। ठीक है भाई, जैसा तू बोले। अबे मोटी खोपड़ी के इंसान, हम कब से हॉर्न बजा रहे हैं पर तू अबे ओए, ये क्या कर रहा तू? भूपेंद्र सिंह, भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। आप लोग जाकर ऑफिस में बैठिए, मैं बच्चों को खाना बांट कर आता हूं। भूपेंद्र जी ये हैं, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हमारे बदलापुर के सबसे बड़े बिल्डर धनराज सेठ जी हैं। भूपेंद्र जी, मैं इस आश्रम की जगह बुर्ज खलीफा से भी ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता हूँ, इसलिए आप ये पैसे ले लीजिए और अपने अनाथ बच्चों को लेकर
कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी जमीन खरीद कर वहां आश्रम बना लीजिए। आपकी डील अच्छी है, पर माफ कीजिएगा, यह आश्रम बिकाऊ नहीं है। इसमें पूरे 25 लाख हैं जो आपकी हाँ का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद 2.5 करोड़ सीधा आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएंगे, अभी के अभी। यह आश्रम मेरे माता पिता ने बनवाया था, यह उनकी निशानी है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। आप अपने पैसे ले जाइए और कहीं अच्छी जगह इससे भी बड़ी जमीन खरीद कर वहां बिल्डिंग बना लीजिए। सर, जब तक बूढ़ा जिंदा है हमें आश्रम नहीं मिलेगा, क्योंकि बूढ़ा जिस मिट्टी का बना है मुझे नहीं लगता वो कभी आश्रम बेचेगा। मार दो उसे। वो रेड बाइक से निकल गया है। काम हो गया सरकार। ओके, चल इसे उठाकर जंगल में फेंक देते हैं। सुबह तक जंगली जानवर इसकी हड्डी तक चबा जाएंगे। जिंदा है। आखिर भगवान ने मेरी सुन ली, तुम ठीक हो गए। आप कौन हैं बाबा, और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो भगवान का सेवक हूँ। तुम मुझे 1 महीने पहले जंगल में खून से लथपथ बेहोशी की हालत में मिले थे। 1 महीने पहले? अगर ऐसा है तो मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह रहे होंगे? बच्चे? बाबा, मेरा अनाथ आश्रम है, वहाँ बहुत सारे बच्चे रहते हैं। बेटा, तुम्हारे साथ हुआ क्या था? तुम जंगल में कैसे आए, और तुम्हारा नाम क्या है? बाबा, मेरा नाम भूपेंद्र है। मुझे बस इतना पता है, आश्रम में एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी और मैं डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहा था। तब सामने से एक ट्रक आया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। ओम सिम हिम टिम सोम नमः। अनर्थ, घोर अनर्थ। क्या हो गया बाबा? तुम्हारे आश्रम को जो इंसान खरीदने आया था उसी ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। उसने तेरा आश्रम और वहाँ के सारे बच्चों को जिंदा जला डाला है। अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ राख बची है। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। धनराज, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ रहा हूँ मैं। रुक जाओ भूपेंद्र। बाबा, मत रोकिए मुझे। जब तक मैं उन अत्याचारियों को खत्म नहीं कर देता तब तक आश्रम के बच्चों की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और ना ही मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मुझे बच्चों की मुक्ति के लिए उन पापियों को मारना ही होगा, मारना ही होगा। तो उनसे अकेला नहीं लड़ पाएगा, वो बहुत ताकतवर लोग हैं। तो क्या हाथ पर हाथ धरे मैं बैठा रहूंगा? तुम उन पापियों को सजा दोगे और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें उनसे लड़ने की शक्ति दूंगा। ओम ह्रीं सिम विजय। ओम ह्रीं सिम विजय भव। सर, आश्रम के डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए हैं। अब से वहाँ की हर चीज हमारी है। ये तो होना ही था प्रदीप। काश भूपेंद्र सिंह पैसे ले लेता। खामखा ही मारा गया और आश्रम के बच्चों को भी अपने साथ ले गया। अब तुझे लेकर जाऊंगा दुष्ट आदमी।
तू तो मर गया था, फिर जिंदा कैसे हो गया? मत भूल, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। जिस इंसान के साथ भगवान होता है उसे तू क्या, तेरे जैसे करोड़ों शैतान भी नहीं मार सकते। साले, पैसे लेकर भी काम ठीक से नहीं किया। और तू, तेरी किस्मत शायद उस दिन अच्छी थी जो तू बच गया, लेकिन आज तेरी किस्मत बहुत खराब है। आज तू नहीं बचेगा। भागने की बड़ी जल्दी है ना तुझे? मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हें नहीं मारा। जो भी तुम्हारे आश्रम के बच्चों के साथ हुआ उसमें सिर्फ धनराज सेठ का हाथ है। तुम्हें मारने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम्हारा हाथ नहीं है? सबूत के लिए मुझे तुम्हारे दोनों हाथ देखने पड़ेंगे। दिखाओगे? देख लो, अच्छी तरह देख लो, मेरे हाथों को अच्छी तरह देख लो। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुझे क्या लगता है तुझे मैं भगवान के लिए छोड़ दूंगा तो वो तुझे रख लेंगे? ना, ये तेरी गलत फहमी है। तूने भगवान का रूप कहे जाने वाले बच्चों को मारा। उनकी शांति के लिए तुझे मरना होगा तुझे। अंधेरी रात थी और सुनसान रास्ता था। एक आदमी ठंड में कपकपाता चलता जा रहा था। तभी उसे सामने एक चाय की टपरी दिखी तो वो रुक गया। भैया, एक कप गर्मा गर्म चाय देना। चाय वाला कुछ नहीं बोला। उसने बस एक कप चाय लाकर उस आदमी को दे दी। उस आदमी ने जैसे ही उसे पीने की सोची तो उसने देखा कि वो चाय नहीं बल्कि खून है। उसका दिल दहल उठा। उसने घबराकर फौरन चाय का कप दूर फेंक दिया और चिल्लाया, ये क्या घटिया मजाक है? मैंने तुमसे चाय मांगी थी, ये किसका खून दे दिया तुमने मुझे? चाय बनानी नहीं आती तो बंद कर दो ना ये टपरी। चाय वाला अपने चेहरे पर क्रीपी स्माइल लिए खड़ा था, लेकिन उस आदमी की बात सुनकर उसकी मुस्कान गायब हो गई और वो आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसकी शक्ल बिगड़ने लगी और उस आदमी तक आते आते वो इतना खतरनाक लगने लगा कि उस आदमी की चीख निकल गई। आदमी ने भागने की कोशिश की, लेकिन चाय वाले ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी चाय को बुरा कहेगा? आह! उस जगह से 200 किलोमीटर दूर 4 दोस्त रहते थे, परम, मनोज, यश और हितेश। शाम का समय था जब परम ने अपनी कार निकाली और मनोज और यश को लेकर हितेश के घर पहुंचा। हितेश, ओ हितेश, बाहर आ जल्दी। क्या है, इतनी रात में क्यों शोर मचा रहे हो? चलना, चाय पीने चलते हैं। नुक्कड़ तक? अरे आ तो सही, जहां भी मिलेगी चाय वहीं पी लेंगे। ठीक है, मैं मोबाइल और पैसे लेकर आता हूं। अरे रहने दे, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पैसे मेरे पास हैं, बस तू चलना। वो चारों कार में बैठकर चल दिए। यार, नुक्कड़ की टपरी तो पीछे छूट गई, तुम रुके क्यों नहीं? आज किसी बड़ी और ऊंची जगह पर चाय पीने का इरादा है। बड़ी और ऊंची जगह? मतलब आज पहाड़ों पर चाय पिएंगे, नैनीताल चल रहे हैं। क्या तुम पागल हो क्या? मुझे बिना बताए नैनीताल ले जा रहे हो? तू कभी मानता ही नहीं है, इसीलिए हमें ये करना पड़ा। अच्छा, कम से कम घर पर तो फोन कर दो, मम्मी परेशान होंगी। ठीक है, कर देते हैं फोन, अब चुपचाप बैठ जा। वो लोग नैनीताल के करीब पहुंच गए थे। चारों तरफ पूरी तरह अंधेरा और सन्नाटा था। इतना वीरान रास्ता देखकर परम बोला, लगता है मैंने गलत रास्ता ले लिया। क्या? अब ये क्या नया ड्रामा है? नैनीताल में एंटर होने के अब 2 रास्ते हैं, एक नया और एक पुराना। हम गलती से पुराने रास्ते पर आ गए हैं। तू हमेशा गड़बड़ करता है। अरे कोई बात नहीं यार, दोनों रास्ते पहुंचते तो नैनीताल ही है ना। बस ये वाला थोड़ा सुनसान है। थोड़ा नहीं, बहुत सुनसान है।
ना इंसान दिख रहे हैं ना जानवर। तभी उन्हें एक पुरानी चाय की टपरी दिखाई दी। अब ज्यादा मत बोलो, ठीक है? वो देखो, सामने चाय की टपरी है, चलो यहाँ चाय पी लेते हैं। चारों कार से उतरे और टपरी के पास गए, पर वहां कोई नहीं था। यहाँ तो कोई भी नहीं है, चलो वापस चलते हैं। तभी अचानक एक चाय वाला उनके सामने प्रकट हुआ। वो एक अजीब सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए खड़ा था। चाय चाहिए? तुम आसमान से टपके या धरती से निकले? अभी तो यहाँ पर नहीं थे। कौन हो तुम? मैं यही था, बस आपको दिखा नहीं। मेरा नाम डॉली है। अच्छा अच्छा ठीक है, 4 चाय बना दो। चारों लकड़ी की बेंच पर बैठ गए और चाय का इंतजार करने लगे। तभी दूर कहीं से भेड़िए की आवाज आई। ये आवाज कैसी थी? भेड़िए की आवाज लग रही है। हे भगवान, भेड़िया! यहाँ डरने वाली चीज भेड़िया नहीं है, कुछ और है। क्या? कुछ और? अरे मुझे पता है, पहाड़ों की कहानियां सब बकवास है। बुरा मत मानना, लेकिन भूत प्रेत कुछ नहीं होते। आप माने या ना माने, लेकिन बात तो सुन ले, वरना फिर कहेंगे कि मैंने बताया नहीं। बहुत पहले यहाँ एक आदमी था जो हर रात चाय बेचता था, लेकिन एक बार कुछ लोग आए जिन्हें उसकी चाय पसंद नहीं आई और उन्होंने उसे इतना मारा कि वो अधमरा हो गया और फिर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। तब से वो यहाँ भटक रहा है। ये सुनकर बाकी तीनों को तो डर लगने लगा, पर हितेश बोला, उस बेचारे के साथ तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम लोग उसके बारे में ऐसी कहानियां बनाकर उसका अपमान कर रहे हो, अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी। तभी चाय वाला चाय लेकर उनके पास आ गया। चारों दोस्तों ने चाय के कप हाथ में लिए और उसकी गर्माहट को फील करने लगे। हितेश की नजर कप में पड़ी। ये क्या है? ये चाय नहीं, ये तो खून है। ये क्या दिया बे? खून? तेरा दिमाग खराब है क्या? तू पागल है क्या? चाय की जगह खून पिला रहा है। ये क्या घटिया हरकत है? मैं तुझे बहुत मारूंगा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मुझे तो लगा था कि तुम लोगों को मेरी ये स्पेशल चाय पसंद आएगी। पसंद आएगी? तेरे दिमाग में गोबर है क्या? चलो यहां से, ये आदमी दिमाग से पागल लगता है। चारों दोस्त चाय के कप वहीं फेंककर तेजी से कार में बैठ गए और निकल पड़े। कुछ देर चलने के बाद उन्हें फिर से वही टपरी नजर आई। अबे, ये फिर से वही टपरी कैसे आ गई? ये कैसे हो सकता है? अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है। मैं फिर से गाड़ी भगाता हूं। परम ने गाड़ी तेजी से दौड़ाई, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो फिर से उसी टपरी के पास थे। ये क्या मजाक हो रहा है? हम यहां से निकल क्यों नहीं पा रहे? तुम लोग मुझे यहां लेकर आए हो, मुझे कुछ हुआ ना तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। दर्जनों बार भागने की कोशिश करने के बावजूद वो बार बार वहीं आ जाते। हर बार चाय वाला खड़ा मुस्कुराता दिखता। आखिरकार परम ने थक कर गाड़ी रोक दी। अबे तू कौन है? हम यहाँ फंस क्यों गए हैं? हमें यहाँ से जाने का रास्ता बता। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, ये जगह तुम्हारी आखिरी मंजिल है। उसकी हंसी से चारों के रोंगटे खड़े हो गए। अबे चुप कर, तेरा दिमाग खराब है क्या? चल भाई, यहां से भागते हैं। लेकिन इस बार गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। गाड़ी से उतरो, 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 उतरो! अचानक चारों तरफ वही चाय वाला दिखने लगा। ये क्या हो रहा है? भगवान, हमें बचाओ! तभी अचानक वो चाय वाला गायब हो गया। भगवान की कृपा है। चलो गाड़ी से उतरकर पैदल भागते हैं, गाड़ी चालू नहीं होगी। परम, हितेश और यश डरते हुए गाड़ी से उतरते हैं, लेकिन मनोज डर के मारे अंदर ही बैठा रहता है। गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियां लॉक हो जाती हैं। अरे, ये अपने आप सब लॉक कैसे हो गया? मुझे बाहर निकालो, बचाओ! मनोज, दरवाजा खोल, बाहर निकल।
वो सब दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अचानक गाड़ी के अंदर 2 हाथ प्रकट होते हैं और मनोज की गर्दन तोड़ देते हैं। ये क्या हुआ? भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। तीनों जंगल की तरफ दौड़ने लगते हैं। तुम लोगों की वजह से सब बर्बाद हो गया। मनोज की मौत हो गई। हमें पता था क्या कि ऐसा कुछ होगा? हे भगवान, हमें माफ कर दीजिए। तभी मनोज बुरी हालत में उनकी तरफ दौड़ता हुआ आता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मनोज, तू जिंदा है? थैंक गॉड। मनोज यश के पास आता है और उसे पकड़ लेता है, पर तभी उसका चेहरा बदलने लगता है। तू मनोज नहीं है। ये क्या हो रहा है? मनोज रूप बदलकर वही चाय वाला बन जाता है। अब तेरी बारी है। चाय वाले के दांत अचानक बड़े हो जाते हैं और वो यश के गले को काटकर उसे मार देता है। हितेश और परम खौफ में भागने लगते हैं। वो बस बदहवास होकर भागते चले जाते हैं। काफी दूर जाकर उन्हें दूर कहीं एक लाइट जलती हुई दिखाई देती है। वो लोग उसे बचने की उम्मीद समझकर फौरन वहां पहुंचते हैं, पर वो वही चाय की टपरी थी। कोई मेरी चाय ही नहीं पीता। मुझे बहुत गुस्सा आता है। तुम्हारे दोनों दोस्त बेचारे इसीलिए मारे गए, पर मैं तुम दोनों को आखिरी मौका दे रहा हूं। मेरी चाय पी लो और बच जाओ। ये कहकर वो 2 खून से भरे कप उनकी तरफ बढ़ाता है। वो दोनों कपकपाते हाथों से उन कपों को पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही पीना शुरू करते हैं तो उन्हें उल्टी हो जाती है और ये देखकर चाय वाले को गुस्सा आ जाता है। तुमने मेरी चाय का अपमान किया। नहीं, प्लीज हमें मत मारना। चाय वाले ने उन दोनों की ओर इशारा किया और वो दोनों हवा में उड़ने लगे। वो लगातार चीख रहे थे, लेकिन चाय वाले ने उनकी चीखों को इग्नोर करके उन्हें आपस में टकरा दिया। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।